मैं मोबिन अली आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इज़ू ऑर्बिट में। आइए आज से हम लोग साइकोलॉजी के नोट्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों के टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के अनुसार तैयार की गई है। उम्मीद करता हूं कि मनोविज्ञान के नोट्स की ये श्रृंखला विभिन्न टेट एग्जाम जैसे यूपी टेट, एमपी टेट, आर टेट, सी टेट, सुपर टेट सहित किसी भी परीक्षा में आने वाले मनोविज्ञान के प्रश्नों को 101% कवर करेगी और अंत में होंगे गत वर्षों की परीक्षा में पूछे गए मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, ताकि आपको आगामी परीक्षा में मनोविज्ञान से संबंधित आने वाले प्रश्नों के पैटर्न का आभास हो सके। तो इसी क्रम में आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी का पहला चैप्टर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। यदि हम बाल विकास के अध्ययन की बात करें तो बाल विकास का अध्ययन सबसे पहले जॉन लॉक ने किया था और बाल विकास का जनक या फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट स्टैनले हॉल को कहा जाता है। लेकिन एग्जाम में यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बाल विकास का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विश्लेषण या विवरण किसने प्रस्तुत किया, तब इसका हमारा राइट आंसर होगा पेस्टोलॉजी। आइए अब समझते हैं बाल विकास का अर्थ। आसान शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों के कारण उसके व्यवहार, क्रियाकलाप एवं व्यक्तित्व के संदर्भ में जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम बाल विकास का अध्ययन कहते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस देख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले वर्ग की यहाँ पर एक डिफिनेशन है। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिभाषा यहाँ पर क्रो एंड क्रो। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। बाल विकास को समझने के लिए इन दो टर्म्स को समझना बहुत ही जरूरी है। एक तो पहला है ग्रोथ और दूसरा है डेवलपमेंट। आइए इनको हम किस तरह से समझते हैं, आइए हम इनको बड़ी आसानी से समझते हैं स्वयं का उदाहरण लेकर के। ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसको हम हिंदी में अभिवृद्धि कहते हैं और डेवलपमेंट को हिंदी में विकास कहते हैं। इसको समझने के लिए हम खुद का उदाहरण लेते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि जब आपकी एज 5 साल थी तब आपकी हाइट कितनी थी, आपका वेट कितना था, आपका साइज कितना था, और इसी तरह से जब आपकी एज 10 साल हुई तब आपकी हाइट कितनी हुई, आपका वेट कितना हुआ और आपका साइज क्या हुआ। तो इस तरह से आकार, लंबाई एवं भार में समय के साथ साथ परिवर्तन आया। परिवर्तन किस तरह का परिवर्तन हुआ? परिवर्तन क्वांटिटी में हुआ, अर्थात परिमाणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं और इस वृद्धि को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम डेवलपमेंट की बात करें तो बालक के शरीर में, जो एक बालक होता है, छोटा बालक, उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। जब आप एक बालक थे तब आपके शरीर में कितनी हड्डियां थीं? 300 हड्डियां थीं। परिमाण में, मात्रा में जब इनको काउंट किया तो ये 300 थीं, जो कि परिपक्व अवस्था तक घटकर कितनी रह जाती हैं? 206 रह जाती हैं। तो इनकी हड्डियों की मात्रा में, क्वांटिटी में वृद्धि नहीं होती, बल्कि ज्यों-ज्यों बालक की एज बढ़ती है, परिपक्व होता जाता है, उस तरह से उसकी हड्डियों की मात्रा में वृद्धि नहीं होती, बल्कि क्वालिटेटिव, गुणात्मक रूप से परिवर्तन होता है और उनका विकास होता है। क्या होता है? उनका विकास होता है, हड्डियों का विकास होता है। इस विकास के क्रम में घटकर हड्डियां 206 रह जाती हैं। तो इस तरह से जब क्वालिटेटिव उसमें परिवर्तन हो तो उसको हम विकास कहते हैं। अब यहाँ पे आप इस चीज को समझ लीजिए, विकास को हम महसूस कर सकते हैं, विकास को हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। इसी प्रकार स्वयं आप एक दूसरा उदाहरण ले लें। इमेजिन कीजिए कि आपके साइज, भार अर्थात वेट, हाइट में वृद्धि के साथ आपने किस प्रकार एक क्रम में घुटनों के बल चलना सीखा। जब आपकी एज 5 साल थी तो आपने किस तरह से चलते थे, उसके बाद आपने अंगुली पकड़कर चलना सीखा,
उसके बाद स्वयं से चलना दौड़ना, फिर पेड़ पर चढ़ना। तो इस तरह से आपके हाथ पैर की जो एक्टिविटी थी, इनकी जो स्किल थी, योग्यताओं में समय के साथ साथ क्या परिवर्तन हुआ, ये विकास हुआ मात्रा में। ऐसा नहीं कि आपकी मात्रा में हाथ पहले 2 थे, अब बालक के हाथ 4 हुए, ऐसा नहीं है, 2 ही हैं, लेकिन उसमें क्या है, समय के साथ साथ उनकी क्वालिटी में वृद्धि हुई। इसकी योग्यताओं में, हाथ पैर की जो करने की एक्टिविटी थी उनमें बढ़ोतरी हुई। तो इसको हम विकास कहते हैं। तो विकास ही जरूरी नहीं कि जो विकास है वो सिर्फ शारीरिक हो, विकास हमारी मानसिक योग्यताओं का भी हो सकता है, विकास हमारी स्किल्स का भी हो सकता है, विकास हमारे इमोशंस, संवेगात्मक विकास हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बालक की लंबाई, भार एवं आकार में जो मात्रा में वृद्धि होती है, जो क्वांटिटेटिव वृद्धि होती है, अर्थात जिसको हम माप तोल सकते हैं, के साथ साथ जो उसकी शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक क्रियाओं में जो क्वालिटेटिव अर्थात गुणात्मक वृद्धि होती है, जिसको हम महसूस करें, चाहे वो फिर उसकी योग्यता में हो, उसकी शारीरिक हो या फिर उसकी इमोशंस की हो, उसको हम विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो बालक की गर्भावस्था से लेकर ये जो डेवलपमेंट है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है और बालक के विकास में वृद्धि भी सम्मिलित रहती है। जो हमारा विकास होता है, इस विकास में ये जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट में ग्रोथ भी इंक्लूड रहता है। डेवलपमेंट हमारा ग्रोथ भी इसमें इंक्लूड रहता है। परंतु वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है, ये किशोरावस्था तक इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। बालक की हाइट, वेट और साइज, इन सब में काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी होती है किशोरावस्था तक। आप मान लीजिए किशोरावस्था लगभग 15 वर्ष तक, उसकी बाद की जो आयु होती है, उसके बाद ये जो ग्रोथ की ये जो स्पीड है ये स्लो हो जाती है, लेकिन उसका विकास जो है वो निरंतर होता रहता है। तो हमने बड़ी आसानी से स्वयं के उदाहरण से समझ लिया कि हम ग्रोथ किसे कहते हैं और डेवलपमेंट किसे कहते हैं। आइए अब देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो यहाँ पर ड्रेबर क्या कहते हैं कि विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो सदैव लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। तो इस डिफिनेशन को हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक ड्राइवर जो होता है वो हमेशा प्रगति करता है अपने लक्ष्य की ओर। तो इस तरह से हम इस डिफिनेशन को याद कर सकते हैं कि ये डिफिनेशन ड्रेबर की है। दूसरा यहाँ पर हमारा एक और है हरलॉक डेवलपमेंट को क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि शारीरिक अंगों की लंबाई, भार में वृद्धि, मस्तिष्क की आकार व संरचना में वृद्धि है। ये हरलॉक महोदय जो हैं यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव को प्राथमिकता देते हैं, ग्रोथ को ये प्राथमिकता दे रहे हैं, विकास में ये ग्रोथ को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि ये साइज में जो वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है, जिसको हम देख सकते हैं, तो उसको यहाँ पर ये डेवलपमेंट कह रहे हैं, अर्थात ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हरलॉक की जो डेफिनेशन है उसमें ग्रोथ को प्रमुखता दी गई है। तो इस डेफिनेशन को हम इस तरह से याद रख सकते हैं। हमारी तीसरी डेफिनेशन यहाँ पर है जो गेसल महोदय ने दी है, विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन विशेषताओं, नवीन गुणों एवं नवीन क्षमताओं का विकास होता है। ये जो डेफिनेशन है ये विकास की एकदम सही डेफिनेशन है, तो इसको हम याद रख सकते हैं। आइए अब यहाँ पर समझते हैं बालक में ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर 2 प्रमुख कारक हैं। एक तो है हेरिडिटी, आनुवंशिकता, अर्थात बालक में वो पैतृक गुण जो उसके पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से जो उसको प्राप्त होते हैं उसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। और दूसरी चीज है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, वो हमारा है वातावरण। बालक कैसे वातावरण में रहता है, तो बालक को वातावरण भी उसकी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। आइए अब समझते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत, जिनमें हमारा पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत से आशय यह है कि विकास की प्रक्रिया जो है वो हमेशा चलती रहती है, कभी धीमी गति से, कभी फास्ट स्पीड से,
तो ये जो प्रक्रिया है विकास की, ये चलती रहती है। दूसरा हमारा सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम के सिद्धांत से आशय ये है कि चाहे हमारा शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, वो एक क्रम में होता है। जैसे शारीरिक विकास के रूप में आप समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पर जैसे कोई बालक है, वो पहले रेंग कर चलना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद वो इस तरह से स्वयं से चलना सीखता है। तो इस तरह से उसका ये शारीरिक विकास जो है एक क्रम से होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बालक एकदम दौड़ना शुरू कर दे। या फिर आप मानसिक विकास क्रम का सिद्धांत में ये समझ लीजिए कि मानसिक रूप से ये बालक, मान लीजिए कोई बालक है तो वो पहले गिनती सीखता है 1 2 3, उसके बाद वो फिर गिनती को जोड़ना इनको सीखता है, 1 और 2 कितने हुए 3। फिर उसके बाद वो इसको गुणा का कंसेप्ट समझ लेता है, गुणा के कंसेप्ट से वो गिनती को जोड़ना सीखता है। इस तरह से विकास जो होता है वो एक क्रम से होता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या संवेगात्मक हो। तो हमारा विकास क्रम का सिद्धांत बस यही कहता है। तीसरा हमारा यहाँ पर है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ये हमारा सिद्धांत ये बताता है कि कोई बालक है, पहले वो सामान्य से क्रियाएं करता है और फिर सामान्य से क्रियाएं करने के बाद उसी में वो विशिष्ट क्रियाएं ढूंढ लेता है। जैसे सामान्यता, मान लीजिए कोई बालक है, वो पहले अपना हाथ चलाना सीखता है, अपने हाथ को हिलाना सीखता है। पहले क्या सीखता है, वो हाथ को हिलाना सीखता है और फिर बाद में हाथ की विशिष्ट क्रियाएं सीख जाता है। जैसे वो जानता है कि एक स्पेशल टाइप से हाथ को हिलाइए तो इसको हम बाय बाय करना कहते हैं, अलविदा करने के लिए बाय बाय। तो इस तरह से, या फिर हाथ को जोड़ना, नमस्कार करना, ये विशेष क्रियाएं हुई। तो बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और उसके बाद वो फिर सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं सीख जाता है। तो यही हमारा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। चौथा हमारा जो सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारा ये बताता है कि बालक में जो उसका विकास होता है, चाहे वो फिर उसका सामाजिक हो, शारीरिक हो, इमोशनल हो या सांस्कृतिक हो, तो इनकी जो सबकी एक्टिविटीज होती हैं, इन सब में परस्पर आपस में कोरिलेशन होता है, संबंध होता है। अगला हमारा यहाँ पर है छठा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि कोई दो बालक हों या कोई भी आप सजीव व्यक्ति ले लीजिए, तो उनमें निश्चित तौर पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मतभेद अवश्य देखने को मिलेंगे, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत हमें यही बताता है। अभी एक क्वेश्चन आया था टेट के एग्जाम में कि हर बालक स्वयं में विशिष्ट होता है, ये विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला यहाँ पर हमारा सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी। तो कोई बालक है तो उसके हम किस तरह से उसकी शारीरिक वृद्धि हो रही है, किस तरह से उसकी मानसिक विकास हो रहा है, तो उसका हम कैलकुलेशन करके तो इस तरह से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस बालक का भविष्य में विकास किस तरह से होगा। अगला हमारा है यहाँ पर निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत हमारा सिद्धांत ये बताता है कि बालक का जो विकास होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। अर्थात सबसे पहले बालक जो है वो अपने सिर की एक्टिविटी करना शुरू करता है, उसके बाद वो अपनी गर्दन की एक्टिविटी, नेक की एक्टिविटी शुरू करता है, फिर बालक हैंड अपने चलाना सीखता है और उसके बाद वो बालक अपने पैरों पर कंट्रोल करना सीखता है। तो इस तरह से विकास एक क्रम में होता है। तो हमारा सिद्धांत हमें यही बताता है। तो सबसे पहले ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विकास की दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से क्रम को लगाइए। सिर, गर्दन, हाथ, पैर। तो सबसे पहले सिर, उसके बाद गर्दन, उसके बाद हाथ और उसके बाद पैर। अर्थात विकास की जो दिशा है वो सिर से पैर की तरफ एक निश्चित दिशा में होता है। अगला हमारा यहाँ पर है स्वाभाविक लक्षणों का सिद्धांत। विकास के क्रम का यह सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो जिस वर्ग से संबंधित होता है उस जीव जंतु में उस वर्ग के कुछ स्वाभाविक जो लक्षण होते हैं वो स्वतः विकास क्रम के दृष्टिकोण में वो स्वतः दृष्टिगोचर होने लगते हैं, स्वतः दिखाई पड़ने लगते हैं। अगला हमारा यहाँ पर है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। ये हमारा सिद्धांत
इसको हम समान प्रतिमान का भी सिद्धांत कहते हैं, इक्वल नॉर्म्स। ये सिद्धांत हमारा ये बताता है कि कोई भी जीव जंतु है वो अपनी नस्ल और जाति के अनुसार उसमें कुछ नॉर्म्स समान होते हैं, अर्थात उनके विकास क्रम की एक रूपता होती है। अगला और यहाँ पर हमारा लास्ट है निकट से दूर का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारा ठीक उसी तरह से है, बस इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूँ कि ये विकास के सिद्धांत आपके आसानी से समझ में आए होंगे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं गत वर्षों के जो टेट एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए प्रश्न। पहला हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन है समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युत्साह। तो हमारा यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा वंशानुक्रम, जो होता है वो हमारा जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल होता है। यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न है के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये गत वर्ष की टेट परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है। तो ये कथन है हमारे वुडवर्थ महोदय का, इसका सही ऑप्शन है वुडवर्थ। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान शिक्षण तकनीक पर होना चाहिए? नहीं। शारीरिक क्षमता, ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। पारिवारिक स्थिति, ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। इसका सही ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता। अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। तो बाल्यावस्था में बालक जो होते हैं उनमें वातावरण पर निर्भरता होती है? तो नहीं होती है, वो वातावरण पर निर्भर नहीं होते हैं। जो उनके माइंड में आता है, जो उनको सही लगता है, बालक वही करता है। सामूहिकता की भावना होती है? तो बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है कि बालक के अंदर सामूहिकता की भावना होती है, बालक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। धार्मिकता की भावना होती है, ये भी हमारा इसका रॉन्ग ऑप्शन है। और अनुकरण प्रवृत्ति का अभाव, यहाँ पर लिखा हुआ है अनुकरण प्रवृत्ति का अभाव, जबकि बालक में नकल करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये भी हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। और हमारा यहाँ पर सही आंसर है सामूहिकता की भावना। अगला हमारा प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये डिफिनेशन किसकी है? तो ये डिफिनेशन गेसल ने दी है, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने, डगलस ने। हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें सही हमारा ऑप्शन है यहाँ पर हरलॉक। तो आज का ये मनोविज्ञान का पहला चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच।